नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। अच्छा, जो लोग पहली बार इस सीरीज से जुड़े हैं, आपको बता दूं, अगर आप बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, तो करंट अफेयर्स की ये डेली जो क्लास चलती है, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। पहले आप इस वीडियो को देखिए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कितनी यहाँ से आपकी हेल्प हो सकती है। अगर आपको लगे कि यहाँ से आपकी हेल्प हो सकती है, तो रेगुलर क्लासेस को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। दोबारा कहीं से भी आपको कोई भी करंट अफेयर्स के नोट्स वीडियो ज़्यादा देखने पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर आपकी जो तैयारी है वो बेहतर तरीके से हो जाएगी। अच्छा, इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में जो प्रमुख खबरें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, उनमें से कुछ यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। जैसे कि लोकसभा चुनाव का जो पहला चरण अभी हाल ही में आयोजित हुआ 19 अप्रैल को, तो इसमें सबसे कम मतदान जो हुई है 50% से भी कम हुई है। अब ये कितना है वो हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। ये बिहार में हुई, यानी कि सबसे कम जो मतदान है, जो वोटिंग है, वो सबसे कम बिहार में ही हुई है। अगला है विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विजेता सूची खास करके इसकी भी चर्चा हम करेंगे। इसके अतिरिक्त डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना के लिए केरल में सोनार प्रणालियों के लिए परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन किया गया है। साथ ही सिक्किम में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो प्रशिक्षण अभ्यास है, ये आयोजित यहाँ पर हुआ। टाइम 100 यानी जो टाइम मैगजीन है, इसका जो टॉप 100 सबसे शक्तिशाली जो लोगों की सूची हर वर्ष जारी होती है, रिसेंटली ये जारी किया गया है। अगला है वाराणसी उत्तर प्रदेश की तिरंगा बर्फी को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग से प्रमाणित किया गया है। नेक्स्ट है कि न्यूयॉर्क में स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र अस्थायी फोरम का ये 23वां सत्र आयोजित हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 के बारे में, भारत के संदर्भ में, जो रिसेंटली बिश्केक जो कि किर्गिस्तान की राजधानी है, यहीं पर ये आयोजित हुआ है। और अगला बात करेंगे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 के बारे में, जिसकी घोषणा हुई है, जो कि आपको बता दूं कि 24 अप्रैल को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो इन प्रमुख खबरों के बारे में यहाँ पर इस वीडियो में विस्तृत तौर पर आप जानकारी देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, जो पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि बिहार के किस जिले के मूल निवासी हरेंद्र सिंह को हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। ये हरेंद्र सिंह जो कि हॉकी के पूर्व खिलाड़ी हैं, ये बिहार के सारण जिले के रहने वाले हैं, जिन्हें अभी हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पहले प्रश्न पे। इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों में 102 सीटों पर कुल 68.29% वोटिंग हुई है। बताएं कि सबसे कम वोटिंग कहां पर हुई, यानी कि सबसे कम जो मतदान है ये कहां पर दर्ज किया गया है। तो जो रिपोर्ट या फिर जो प्रश्न यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है, दरअसल इलेक्शन कमीशन की ओर से जो डेटा जारी किया गया, वहीं से यह प्रश्न अराइज हुआ है। तो इसमें आप ध्यान देंगे कि जो कुल 7 चरणों में जो कह सकते हैं 2024 में ये चुनाव आयोजित होना है, तो इसका पहला चरण आयोजित हुआ 19 अप्रैल को। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए देखें, वोटिंग की बात करें तो बिहार इसमें सबसे निचले पायदान पर रहा है। तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं यहाँ पर कि चुनाव आयोग के अनुसार 7 चरणों में से पहले चरण में 21 राज्यों में 102 सीटों पर कुल 68.29% वोटिंग हुई है। कुल यहाँ पर औसत की बात हो रही है कि इस राज्यों में 102 सीटों के लिए जो वोटिंग हुई, औसतन यहाँ पर देखा जाए तो 68% से अधिक वोटिंग हुई है। एग्जैक्ट डेटा है 68.29%। और वहीं पर अगर हम बात करें सबसे अधिक जो वोटिंग हुई, ये लक्षद्वीप में हुई, जहां पर 83.88% वोटिंग दर्ज की गई। लेकिन सबसे कम जो आंकड़ा दर्ज हुआ वो बिहार में 48.23%। तो ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट ये डेटा आपके लिए हो सकता है। अब पड़ोसी राज्यों में बात करें तो बिहार के पड़ोसी राज्यों में जो दो प्रमुख नाम है, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। आप यहाँ पे देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में 60.25% वोटिंग हुई, जबकि पश्चिम बंगाल में 80.55% वोटिंग यहाँ पर हुई है। एक चीज यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, मैं अपनी तरफ से, या फिर ये चीज होना भी चाहिए, लोकतंत्र में एक एक वोट का जो कीमत होता है वो बहुत अधिक होता है। अगर आप एक वोटर की श्रेणी में हैं और आपको वोट जरूर करना चाहिए, और अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनका वोट व्यर्थ ना जाए, उन्हें अपने वोट की ताकत के बारे में आप जरूर बताइएगा। 2 मिनट टाइम निकाल के जरूर ये काम कीजिएगा, ताकि इसका जो परिणाम है वो हमें देश की प्रगति में देखने को मिले। सरकार जो बनती है एक एक वोट से ही बनती है।
तो ये जरूर ध्यान आप लोग रखिएगा। अच्छा, इसको लेकर के बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारे आयोजन, बहुत सारे एप्लीकेशन भी लॉन्च किए गए हैं, खास करके वोटरों को इसके प्रति, इसका जो रुझान है, वोटिंग का जो रुझान है, उसे बढ़ाने के लिए। ये चीज़ें हमने कई बार आपको बताया है, वो भी चीज़ें हम आपको बताएंगे यहाँ पर आगे, थोड़ा रिविजन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जिन 7 चरणों की हम बात कर रहे थे, इनमें जो पहला चरण बिहार के संदर्भ में बात करें, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि नवादा, औरंगाबाद, जमुई में मतदान हुआ। गया, नवादा और औरंगाबाद और जमुई में पहले चरण में ये मतदान हुआ है, और ये आप यहाँ पर सातों फेज के बारे में जानकारी को देख सकते हैं। फेज 1 19 अप्रैल को, फिर फेज 2 26 को, फिर 7 मई को, फिर 13 मई को, फिर 20 मई को, फिर 25 मई को, और अंतिम जो चरण है वो 1 जून को, और 4 जून को इसका परिणाम आ जाएगा चुनाव का। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और ये जो लोकसभा चुनाव है, ये 18वां लोकसभा चुनाव है। वही बातें यहाँ पर लिखी गई कि 7 चरणों में आयोजित होगा, और जो इसका परिणाम है, जो रिजल्ट है चुनाव का, वो 4 जून 2024 को आएगा। ये सारी बातें हमने रिसेंटली भी आपको बतलाया था, पुनः से यहाँ पर आपका रिवीजन हो गया। आइए, यहाँ पर जो चुनाव आयोग की बात हो रही है, तो ऐसे में एक दो प्रश्न ये भी अराइज हो सकते हैं। तो चुनाव आयोग की बात करें तो ये भारत में एक स्वतंत्र और अस्थायी संवैधानिक निकाय है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 से 329 तक इसका वर्णन किया गया है, और इसकी स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। 2001 में गोल्डन जुबली अर्थात स्वर्ण जयंती मनाई गई है, जो कि 50 वर्ष पर ये आयोजित होती है। तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और जो ये लोगो आप देख रहे हैं, ये भारतीय निर्वाचन आयोग या फिर यूं है चुनाव आयोग का लोगो है। अच्छा, चुनाव आयोग की बात करें तो कुछ जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसेंटली हमने आपको दिया था। एक तो ये 7 चरणों वाला, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नए वोटरों को खास करके वोटिंग के प्रति जो उनका रुझान है, उसे बढ़ाने के लिए अभी हाल ही में कह सकते हैं चुनाव आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता किया था, और इस समझौते के तहत जो विभिन्न यूनिवर्सिटी है भारत में, वहां पर एक अभियान चलाया था, मेरा पहला वोट देश के लिए। ये अभियान का नाम है, जो कि 28 फरवरी से लेकर 6 मार्च 2024 तक संचालित किया गया। अच्छा, रिसेंटली चुनाव आयोग की तरफ से कई मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए गए हैं, जैसे कि सी विजिल ऐप, नो योर कैंडिडेट ऐप, सक्षम ऐप, और इन सभी का जो कार्य उद्देश्य है, जिसको लेकर ये लॉन्च किया गया, ये यहाँ पर हमने दर्शा दिया है। अच्छा, एक और है जो कि आपको हमने रिसेंटली बताया था, सुविधा ऐप, जो कि वो भी अभी हाल ही में चुनाव आयोग के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। तो ये चीजें आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। चुनाव अभी कह सकते हैं संचालित हो रही है, आने वाले समय में यहाँ से किसी भी प्रकार से कोई भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जितनी भी चीजें हम आपको बतलाते हैं, ध्यान रखिएगा, निश्चित तौर पर यहाँ से आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं प्रश्न। अच्छा, एप्लीकेशन की हम बात कर रहे थे, तो रिसेंटली जो भी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए गए हैं, वो कंप्लीट सूची आप यहाँ पर देख रहे हैं। अच्छा, चुनाव आयोग की तरफ से यहाँ पर 4 एप्लीकेशन का नाम दिख रहा है, ये जरूर आप लोग रट लीजिएगा, और किस कार्य के लिए इसे लॉन्च किया गया, वो चीजें यहाँ पर आपको हमने दर्शा दिया है। चलिए, फिलहाल इसे हम यहाँ पर अब स्किप करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न है कि बिहार के मौजूदा राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर किस राज्य के निवासी हैं, जिनके द्वारा हाल ही में हिमालय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन डॉक्टर उमा शंकर को सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक आसान सा सवाल पूछा गया कि राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं, वो किस राज्य के निवासी हैं, यानी कि मूल रूप से वे किस राज्य के रहने वाले हैं। करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि गोवा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि बिहार के मौजूदा राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने हाल ही में पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में हिमालय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन डॉक्टर उमा शंकर को सम्मानित किया है। अच्छा, उन्हें ये जो सम्मान मिला है, बिहार में अर्थात राज्य में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदान किया गया है, जो कि आप इन दोनों को यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। ये वाला जो है आपको जो दिख रहा है, ये बिहार के मौजूदा राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है। आइए, यहाँ पर इनसे संबंधित कई जानकारी की हम बात करें। अगर आपसे कोई पूछे कि राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बिहार के कौन से राज्यपाल हैं, तो इसमें 2 कंडीशन होता है। एक तो हम स्वतंत्र तौर पर देखें, तो स्वतंत्र प्रभार के दृष्टिकोण से ये बिहार के 29वें राज्यपाल हैं, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो 41वें राज्यपाल हैं बिहार के। आज़ादी के बाद की हम बात कर रहे हैं, आज़ादी के बाद की बात करें हम, तो कुल मिला के ये 41वें राज्यपाल है। लेकिन अगर इसमें कंडीशन डाल दे कि स्वतंत्र प्रभार के दृष्टिकोण से देखें, अतिरिक्त प्रभार नहीं बल्कि स्वतंत्र प्रभार, तो ऐसे में 29वें राज्यपाल होंगे, और वे गोवा के रहने वाले हैं। अच्छा, इनसे पहले की बात करें तो वो हिमाचल प्रदेश के 21वें राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो ये जानकारी यहाँ पर आपको राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से संबंधित ध्यान रखनी है।
अच्छा, आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर गोवा की चर्चा हुई है, तो ऐसे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी निकल कर यहाँ से सामने आती है। गोवा के उपन्यासकार व लेखक दामोदर मोजो, ये नाम से आप लोग परिचित होंगे। वर्ष 2022 में या फिर वर्ष 2022 के लिए उन्हें 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये 2022 वाला जो पिछले साल प्रदान किया गया था दामोदर मोजो को। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, ये तो रहा 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसका अगला संस्करण की बात करें, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है, ये संयुक्त तौर पर गीतकार गुलजार को उर्दू के लिए और विद्वान जगतगुरु रामभद्राचार्य को संस्कृत के लिए। दोनों को आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इन दोनों को संयुक्त तौर पर दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर ये सारी बातें हो रही प्रमुख पुरस्कारों के बारे में। पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े पुरस्कार दिए जाते हैं वो भी चीज़ें हम यहाँ पर आपको दिखलाएंगे। वहाँ से एक प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। लेकिन उससे पहले एक्चुअली जो हम बात कर रहे थे राज्यपाल के बारे में, तो राज्यपाल से जुड़ी हुई कुछ बेसिक सी जानकारी है, सबसे पहले वो हम देख लेते हैं। देखिए, किसी भी राज्य में जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और वो एक प्रकार से राष्ट्रपति के ही प्रतिनिधि होते हैं। यानी जो राज्यपाल होते हैं किसी भी राज्य में, वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं। और किसी भी राज्य में राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। संविधान में राज्यपाल की जो व्यवस्था अनुच्छेद 153 में की गई है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति अनुच्छेद 155 के तहत करता है। राज्यपाल जो है राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है, और राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है ये 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। और इन सब के अतिरिक्त एक ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि राज्यपाल को शपथ जो है ये राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो दिलाते हैं। अच्छा, वर्तमान में बिहार के जो मुख्य न्यायाधीश हैं या फिर पटना हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये हैं, आप ध्यान रखेंगे, कृष्णन विनोद चंद्रन है जो कि 44वें मुख्य न्यायाधीश हैं पटना हाईकोर्ट के। अच्छा, एक चीज यहाँ से ये भी आपको ध्यान रखना है, ये केरल के हैं। ये भी चीजें पूछी जाने की प्रबल संभावना बनती है। ये सारे बेसिक से पॉइंट है, लेकिन आपको सभी बातों को ध्यान रखना है। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे प्रमुख पुरस्कारों के बारे में, जो पूरी दुनिया में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कारों में इनका नाम शुमार है। रिसेंटली एबेल पुरस्कार दिया गया मिशेल टेलग्रांट को, जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं। इससे पहले प्रित्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 की घोषणा हुई थी। जापानी वास्तुकार रिकेन यामामोटो को ये दिया गया था। 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में हमने आपको जानकारी दे दिया। अच्छा, यहाँ पर अगला आपको दिख रहा है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023। ये जॉर्जी गोस्पोंटिनो को दिया गया। ये बुल्गारिया के रहने वाले हैं। उनकी रचना टाइम शेल्टर के लिए दिया गया। और ये प्रश्न आपके बीपीएससी ट्री एग्जाम में इस स्लाइड से पूछा जा चुका है, और भी इसमें कई सारे हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। निश्चित तौर पर यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो ये सारी बातों को ध्यान रखें। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अन्यथा पीडीएफ में जो चीज़ आपको मिल रही है जरूर इसे अपनी तरीके से नोट कीजिएगा। नोट नहीं भी कर सकते हैं तो तमाम पीडीएफ को एप्लीकेशन पे ही सेव करके रखिएगा, और इसका रिवीजन देते आप लोग रहिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं अगले तीसरे प्रश्न पे। ये तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर ने ए मर्सनरी नोट्स फ्रॉम माय लाइफ एंड कैरियर नाम से अपना एक स्मरण लॉन्च किया है, या फिर यूं गए अपना एक पुस्तक लॉन्च किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, एक हिंट यहाँ पर आपको दिया गया है कि आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर ने। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक नाम, डी सुब्बा राव, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको इसके बारे में जानकारी दे दूं कि रिजर्व बैंक के एक तो ये 22वें गवर्नर रह चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इनका कार्यकाल था 5 सितंबर 2008 से 4 सितंबर 2023 तक। तो डी सुब्बा राव जो कि 22वें गवर्नर थे, इन्होंने अभी हाल ही में अपनी पुस्तक जस्ट मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माय लाइफ एंड करियर नाम से अपना एक स्मरण लॉन्च किया है। ये ध्यान रखिए, जस्ट अ मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माय लाइफ एंड करियर। इस पुस्तक की बात करें तो इस पुस्तक में रिजर्व बैंक और सरकार के बीच तनाव को उन्होंने उजागर किया, जिसके बारे में इसमें लिखा गया है। अर्थात इस पुस्तक की जो विषय वस्तु है ये रिजर्व बैंक और जो मौजूदा सरकार है इसके बीच के तनाव को इसमें उजागर किया गया है। अच्छा, कुछ प्रमुख पुस्तकें और भी रिसेंटली लॉन्च हुई जो कि समय समय पर हम आपको बतलाते रहते हैं, उन सारी चीज़ों पर आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। फिलहाल यहाँ पर हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि बीपीएससी मेकर ऐप पर ये वाले कोर्स संचालित है। इसके तहत आप जाके तमाम जो स्टडी मटेरियल आपको दिख रहा है ये आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसी में आपका करंट अफेयर्स का पैकेज, टेस्ट सीरीज, सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, संपूर्ण बिहार जीके सिलेबस आधारित नोट्स आपके 70वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए उपलब्ध कराया गया है महज 399 रुपये में।
जो कि ये 12 महीने के लिए होगा। और खास बात यह है कि जिस स्थिति से आप ज्वाइन करेंगे उससे जो पिछला है 1 साल का वो आपको निःशुल्क ही मिल जाएगा। जिस स्थिति से आप ज्वाइन करेंगे तब से इसकी वैधता शुरू होती है और ये अगले 1 वर्ष तक रहेगी। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स का ही मटेरियल चाहिए और उन्हें टेलीग्राम पर चाहिए। तो टेलीग्राम पर पाने के लिए ये प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है, आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये डिटेल जानकारी यहाँ पर लिखी गई है। सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स का मटेरियल चाहिए तो ये आपको एप्लीकेशन पे भी एक सेपरेट कोर्स में दिया जा रहा है। लेकिन जो लोग टेलीग्राम पर चाहते हैं तो टेलीग्राम पर भी इस प्रकार से ये जो प्रोसेस हमने आपको बताया है यहाँ पर इसके माध्यम से आप ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब देखिए हम बात कर रहे थे रिजर्व बैंक के गवर्नर के बारे में। एक्चुअली यहाँ पर डी सुब्बा राव की जो बात हो रही थी, ये 22वें गवर्नर थे आरबीआई के। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ अहम जानकारियों की। देखिए, केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार लंदन में 2023 में आयोजित हुआ था। यहाँ से 2 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट निकलकर सामने आता है। देखिए, केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2023 के तहत गवर्नर ऑफ द ईयर चुना गया आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। अच्छा, ये पहली बार नहीं है कि जब किसी आरबीआई गवर्नर को गवर्नर ऑफ द ईयर चुना गया। कुल मिला के ये दूसरी बार है जब शक्तिकांत दास को, ये आरबीआई गवर्नर है और इन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर चुना गया। पहली बार चुना गया था कब? तो 2015 में रघुराम राजन को। चूंकि ये खबरों में है शक्तिकांत दास वाला, ये पूछे जाने की प्रबल संभावना है, जरूर ध्यान रखिए। अच्छा, केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार के अंतर्गत यानी कि सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड के अंतर्गत जो सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का जो अवार्ड मिला 2023 के लिए, ये यूक्रेन के नेशनल बैंक को दिया गया था। तो ये चीजें यहाँ से आपको समझना है और निश्चित तौर पर ये चीजें आपको ध्यान अवश्य रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को हाल ही में वर्ष 2024 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया? वर्ष 2024 के लिए। अच्छा, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर में कई कैटेगरी है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लीडिंग क्रिकेटर एक कैटेगरी हमने इंडिकेट कर दिया है। तो लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस और नेट सीवर ब्रंट, इन दोनों को संयुक्त तौर पर ये लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। तो कुल मिला के बात यहाँ पर यह है कि उपयुक्त में से ए और बी दोनों इसका जो कह सकते हैं विकल्प नंबर डी इसका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है कि विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड की जो शुरुआत है ये 1989 में की गई थी और यह व्यक्तिगत रूप से खिलाड़ियों को दिया जाने वाला क्रिकेट का सबसे पुराना अवार्ड है। तो व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर बात हो रही है, जो अवार्ड दिया जाता है ये सबसे पुराना अवार्ड है। इसकी शुरुआत जो हुई थी ये 1800 यानी कि 1889 में हुई थी। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक कैटेगरी है विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के लिए। तो इसमें आपको ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस और इंग्लैंड के नेट सीवर ब्रंट को ये खास करके चुना गया है, या फिर नेट साइवर ब्रंट या फिर नेट सीवर ब्रंट भी कई लोग बोलते हैं। ये ध्यान आप लोग रखिएगा। बात यहाँ पर हो रही है लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर की, विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर। अच्छा, वहीं पर अगली कैटेगरी में हम बात करें जो टॉप 5 क्रिकेटर चुना जाता है विजडन की तरफ से, तो इसमें जो नाम शामिल है क्रिकेटर का, एक तो है मिचेल स्टार्क जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, उस्मान ख्वाजा। अच्छा, यहाँ पर देखिए वो नाम ही हमने इंडिकेट कर दिया, ये भी ऑस्ट्रेलिया के हैं, उस्मान ख्वाजा। ये यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी ऑस्ट्रेलिया के हैं। अगला एस्ले गार्डनर, ये भी ऑस्ट्रेलिया के हैं। नेक्स्ट है हैरी ब्रूक इंग्लैंड के, मार्क वुड ये भी इंग्लैंड के। तो ये चीजें टॉप 5 क्रिकेटर 2024 के रूप में विजडन द्वारा जो चुना गया उसकी सूची। लेकिन 2023 में भी हमने इस प्रकार की आपको जानकारी दिया था और 2023 वाला बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप इसे यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए, पिछले साल 2023 के टॉप 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करें तो इसमें न्यूजीलैंड के टॉम ब्लंडेल, न्यूजीलैंड के ही डैरिल मिचेल, इंग्लैंड के बेन फोक्स और इंग्लैंड के ही मैथ्यू पॉट्स और साथ साथ भारत की हरमनप्रीत कौर। अच्छा, इंग्लैंड में बेन स्टोक नाम का भी एक ही खिलाड़ी है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेन फॉक्स की। कंफ्यूज यहाँ पर आप लोग मत कीजिएगा। इसमें भारत की एक महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर का नाम आपको दिख रहा है। यहाँ से एक प्रश्न अराइज हुआ था जो कि हमने आपको पिछले साल अप्रैल 2023 में आपको बतलाया था। यही वो जानकारी है कि अप्रैल 2023 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी थी। जहां पर आप इस तस्वीर के माध्यम से हरमनप्रीत कौर को देख सकते हैं। तो ये बात रही यहाँ पर विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के 2 कैटेगरी के बारे में, एक तो टॉप 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर और साथ ही साथ लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो ये यहाँ पर दोनों को ध्यान रखिए। अच्छा, 2023 में जितने भी क्रिकेट की प्रतियोगिता, जो महत्वपूर्ण प्रतियोगिता है जो आयोजित हुई है खास करके डोमेस्टिक स्तर पर, वो सभी यहाँ पर हमने रखा आपके समक्ष। ये इसका कौन सा संस्करण था, किन 2 टीमों के बीच खेला गया, कौन विजेता बना,
वो चीज़ें आपको ध्यान रखना ही रखना है। लेकिन यहाँ पर बेसिक से सवाल ये भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि नागेश ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी या फिर रणजी ट्रॉफी, ये सभी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है। तो ये बेसिक से पॉइंट है, ये चीज़ें भी आपको समझना है, ध्यान रखना है। अभी फिलहाल हम इसे स्किप कर रहे हैं, आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसे जरूर पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना के लिए डीआरडीओ द्वारा निम्नलिखित में से कहाँ सोनार प्रणालियों के लिए एक प्रमुख परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन किया गया है? देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है, ये उद्घाटन अभी हाल ही में केरला में किया गया। अब विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में 17 अप्रैल 2024 को रक्षा विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत द्वारा केरल राज्य के इडुक्की के मावो में ये एक स्थान है, ये आपको ध्यान रखना, यहीं पर ध्वनिक अनुसंधान सुविधा के लिए एक अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म स्पेस का उद्घाटन किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना, डीआरडीओ द्वारा इसका कह सकते हैं शुरुआत किया गया है। और यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि यह जो संरचना या जो प्लेटफॉर्म स्पेस है, ये दो संरचनाओं में बनी है। एक तो पानी की सतह पर तैरता हुआ प्लेटफॉर्म और साथ साथ एक सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म, जिसे कि 100 मीटर नीचे पानी की गहराई में उतारा जा सकता है। ये दो संरचनाओं पर बना गया, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, भारतीय नौसेना के लिए इसे तैयार किया गया है। अब यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं। इस प्रकार आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जहाजों, पनडुब्बियों और हेलीकॉप्टरों सहित विभिन्न प्रकार के जहाजों पर भारतीय नौसेना द्वारा उपयोग की जाने वाली सोनार प्रणालियों के परीक्षण और मूल्यांकन के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करेगी, जो कि यहाँ पर हमने प्रश्न में भी थोड़ी जानकारी इस प्रकार का दिया था। इस प्रकार ये आप ध्यान रखेंगे, ये इसका कार्य उद्देश्य होगा, जो खास करके सोनार प्रणालियों के परीक्षण और मूल्यांकन के लिए एक कार्य के रूप में काम करेगा। अच्छा, समुद्र में खोई हुई वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार प्रणाली का भी उपयोग किया जाता है। ये आपको मालूम होगा, एक बेसिक सा सवाल है और ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सोनार का पूरा नाम क्या होता है, ये भी आप लोगों को आई थिंक मालूम होगा। फिलहाल यहाँ पर हम आगे चलते हैं, बात हो रही है डीआरडीओ की। तो डीआरडीओ की स्थापना को लेकर एक प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अर्थात डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1958 में। इसकी स्थापना 1958 1958 में। चलिए, यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला भी जो प्रश्न है वो भारतीय सेना से ही संबंधित है। दरअसल भारतीय सेना द्वारा हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया गया है? अभी हम आपको बतला रहे थे, ये आयोजित हुआ है सिक्किम में, पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया। विकल्प नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। अभी हाल ही में 11 अप्रैल 2024 को सैन्य कौशल का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर के द्वारा सिक्किम में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित हुआ। और जो इसका आयोजन है, ये समुद्र तल से 17,000 फीट ऊंचाई पर किया गया। एक चीज यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना, कब किया गया है और ये कहाँ पर किया गया है, किस राज्य में किया गया है, और साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, भारतीय सेना की जो त्रिशक्ति कोर है, इसके द्वारा ये सिक्किम में ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया गया। अच्छा, इस तरह की जानकारी आपको हमने कुछ समय पहले 3 अप्रैल को दिया था। हाल ही में 3 अप्रैल 2024 को भारतीय सेना ने उड़ीसा के तट पर अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी का परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण भी किया था। इसको लेकर, अग्नि प्राइम को लेकर सारी जानकारी हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं इसी सीरीज में। हम यहाँ पर आगे चलेंगे, बात हो रही है भारतीय सेना की। तो वर्तमान में जो भारतीय सेना प्रमुख है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनमें आपको ये ध्यान रखना, थल सेना प्रमुख यानी कि जनरल मनोज पांडे। नेक्स्ट है वायु सेना प्रमुख, जिन्हें कि एयर चीफ मार्शल कहा जाता है, वर्तमान में है विवेक राम चौधरी। नौसेना प्रमुख अर्थात एडमिरल हैं राधा कृष्ण हरि कुमार, ये यहाँ पर ध्यान रखें, यानी कि आर हरि कुमार वर्तमान में भारतीय नौसेना प्रमुख है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करें तो जनरल अनिल चौहान है द्वितीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे बिपिन रावत। 2021 में एक कह सकते हैं भारतीय सेना का जो MI-17 V5 विमान था, तमिलनाडु का जो नीलगिरी जिला है वहां पर एक स्थान है कुन्नूर, वहीं पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था वो विमान, जिसमें 14 लोग सवार थे, उनकी पत्नी समेत, यानी कि बिपिन रावत की पत्नी समेत दुर्घटना स्थल पर सभी लोगों की मौत हो गई थी। तो ये चीजें ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हम एक अहम जानकारी आपको देने वाले हैं। दरअसल भारतीय सेना या फिर यूं कहें कि भारत सरकार द्वारा जो चलाए गए प्रमुख अभियान है, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। रिसेंटली मार्च महीने में एक अभियान चलाया गया, ऑपरेशन इंद्रावती, बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्च 2024 में कैरेबियाई देश हैती में फंसे, जो हिंसा की चपेट में यहाँ पर फंसे भारतीयों को निकालने के लिए या फिर भारतीय नागरिकों को वापस स्वदेश लाने के लिए ये अभियान चलाया गया था।
तो ये रही बात ऑपरेशन इंद्रावती से संबंधित। इसी प्रकार से ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन वंदे भारत मिशन, ऑपरेशन संकट मोचन और ऑपरेशन राहत, ये सभी यहाँ से आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अच्छा, कोरोना महामारी के दौरान जो खास करके दुनिया भर के विभिन्न देशों में जो भारतीय फंसे थे उन्हें लाने के लिए वापस वंदे भारत मिशन चला गया था मई 2020 में। तो ये सारी बातें खास करके जो प्रमुख अभियान चलाए गए हैं उसको लेकर चीजें यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड अभिनेत्री को हालिया जारी टाइम मैगजीन के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया। इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं किस बॉलीवुड अभिनेत्री की, तो इसमें आपको ध्यान रखना है जो विकल्प दिए गए हैं इसमें जो करेक्ट आंसर है यह है आलिया भट्ट, यानी कि विकल्प नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दूं कि न्यूयॉर्क अमेरिका स्थित जो टाइम पत्रिका, जो टाइम मैगजीन है न्यूयॉर्क अमेरिका की, तो हाल ही में वर्ष 2024 के लिए 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची जारी की गई है टाइम मैगजीन के द्वारा। और इस सूची में अगर हम भारतीयों की बात करें तो बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट, विश्व बैंक के मौजूदा अध्यक्ष या फिर कहें 14वें अध्यक्ष जो कि भारतीय मूल के हैं अजय बंगा, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, ये भी भारतीय मूल के यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहलवान साक्षी मलिक को आप यहाँ पर देख सकते हैं, और साथ साथ एक और नाम है भारतीय मूल के ब्रिटिश अभिनेता देव पटेल। कुल मिला के 5 लोगों को, 5 भारतीय मूल के शख्सियत को इसमें जगह दिया गया है। सभी को आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग आलिया भट्ट को जानते ही हैं, तो ये नाम आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। 2024 के लिए जो टॉप 100 प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की गई टाइम मैगजीन की तरफ से, वो बातें यहाँ पर हमने दर्शाया है। यहाँ से कुछ 2-3 पॉइंट ये भी निकलकर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि टाइम मैगजीन की इस प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल पहलवान साक्षी मलिक भारत की एकमात्र महिला ओलंपिक पदक विजेता है। अब तक के इतिहास की हम बात करें, टाइम मैगजीन की बात करें, तो ये यहाँ पर ध्यान रखें, साक्षी मलिक को यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, इस तरह की जानकारी हमने आपको पिछले साल 2023 में भी दिया था, बिहार के संदर्भ में था और बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आप यहाँ पर इस वाले पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि पिछले साल 2023 में पटना बिहार के सयस कपूर, जिन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो सयस कपूर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई में बेहतर काम करने के लिए टाइम मैगजीन के टॉप 100 पर्सनैलिटीज की सूची में शामिल किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जानकारी पर्पज से जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्न से इतनी सारी जानकारी मिलती है। हम चलते हैं अब अगले 8वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा तिरंगा बर्फी निम्नलिखित में से क्या है। विकल्प जो दिए गए हैं बारूद, मोबाइल, वायरस, मिठाई और मीठा जहर। अच्छा, तिरंगा बर्फी एक प्रकार की मिठाई है, तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी से संबंधित है। अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है, तो जिस वजह से ये खबरों का विषय है। यहाँ पर वही जानकारी लिखी गई कि हाल ही में 16 अप्रैल 2024 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी की तिरंगा बर्फी और साथ ही साथ ढलवा मूर्ति धातु शिल्प यानी कि मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को जीआई टैग से प्रमाणित किया गया है। एक तो आप यहाँ पर देख रहे हैं तिरंगा बर्फी, और जो मूर्ति कला जो खास करके जो मेटल कास्टिंग प्रक्रिया के दौरान या फिर जो ढलवा मूर्ति धातु शिल्प है, इन दोनों को भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम विशेष रूप से तिरंगा बर्फी की बात करें तो भारत की आज़ादी का जो आंदोलन था, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों की जो खुफिया बैठक और गुप्त सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता था, इसी के लिए तिरंगा बर्फी का उपयोग किया जाता था। एक प्रकार से ये आइडेंटिफिकेशन के रूप में कार्य करता था। जो कि एक बात यहाँ से ये भी आपको ध्यान रखना है कि उस समय इस क्षेत्र में, खास करके वाराणसी बनारस क्षेत्र में, एक प्रकार से जो क्रांतिकारी होते थे ये अपने हाथ में लेकर चलते थे। और एक चीज यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना है, उस समय जो तिरंगा हुआ करता था, भारत का जो ध्वज हुआ करता था, वो लहराने पर पूर्ण रूप से पाबंदी थी। तो इस बर्फी का उपयोग करते थे। ऐसा आप लोग इंटरनेट मीडिया पे पढ़ेंगे तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो परंपरा है ये अब तक चली आ रही है, और स्वतंत्रता दिवस के दौरान खास करके जब भारत अपना आजाद हुआ था 15 अगस्त को, तो इस दिन यहाँ पर विशेष रूप से ये मिठाई बनाई जाती है हर वर्ष। तो ये भी चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की जीआई टैग के संदर्भ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, इसके साथ ही जीआई टैग प्राप्त उत्पादों में उत्तर प्रदेश 75 उत्पाद के साथ इस सूची में शीर्ष स्थान पर या फिर शीर्ष पायदान पर पहुंच गया है। हालांकि इन 75 उत्पादों में जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इनमें 34 जो उत्पाद है ये बनारस या फिर यूं कहें वाराणसी क्षेत्र से संबंधित है। एक बात यहाँ पर यह भी है कि जीआई टैग रजिस्ट्री का जो मुख्यालय ये चेन्नई तमिलनाडु में है,
किसी वस्तु या फिर उत्पाद को 10 वर्ष की अवधि के लिए जीआई टैग दिया जाता है। बिहार के संदर्भ में बात करें तो पिछली बार बिहार को अप्रैल 2023 में जो बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पश्चिमी चंपारण, यहाँ के मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया था। पश्चिमी चंपारण का जो चनपटिया प्रखंड है, तो वो जानकारी आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। दरअसल बिहार को अब तक 3 कैटेगरी में जीआई टैग मिला है। एक तो खाद्य पदार्थ, दूसरा हस्तकला और तीसरी कैटेगरी है कृषि। कृषि में शाही लीची, कतरनी चावल, जर्दालू आम, मगही पान, मिथिला मखाना। अच्छा, मिथिला मखाना कृषि कैटेगरी में बिहार से 5वां जीआई टैग प्राप्त उत्पाद था। रिसेंटली 2023 में जो छठा उत्पाद बना है, ये बना है मरचा चावल। तो ये चीजें ध्यान आप लोग रखिएगा। कई बार बिहार के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न अराइज हुए हैं। इसको लेकर एक वीडियो भी हमने चैनल पर अपलोड किया था, एप्लीकेशन पे भी हमने आपको दिया है। इसका पीडीएफ फाइल भी आपको निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है। टॉपिक स्टडी के अंतर्गत आप जाके इसे देख सकते हैं। अब यहाँ पर नवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र अस्थायी फोरम के 23वें सत्र का आयोजन किया गया है। तो ये आयोजन अभी हाल ही में न्यूयॉर्क अमेरिका में किया गया। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इसकी जानकारी देता हूँ कि हाल ही में स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र अस्थायी मंच का 23वां सत्र न्यूयॉर्क अमेरिका में 15 से लेकर 26 अप्रैल 2024 तक आयोजित हुआ। दरअसल 15 अप्रैल को इसकी शुरुआत हुई, समापन होगा 26 अप्रैल 2024 को। देखिए यहाँ पर आगे हमने देखा कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक सलाहकार निकाय के रूप में इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2000 ईस्वी में। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक विकास, साथ ही साथ संस्कृति, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव अधिकारों से संबंधित जो स्वदेशी मुद्दे होते हैं उस पर चर्चा करने के लिए इसका कह सकते हैं स्थापना किया गया था वर्ष 2000 ईस्वी में। और अभी रिसेंटली इसका 23वां सत्र आयोजित हुआ है। कहाँ पर? तो न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ है। ये यहाँ पर ध्यान आप लोग रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से संबंधित आपको ध्यान रखना है कि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। दरअसल अगर हम आपको बताएं, जानकारी दें, आपको पहले भी हमने बताया कि संयुक्त राष्ट्र के 5 प्रमुख अंग हैं। उन्हीं में से एक अंग है संयुक्त राष्ट्र महासभा, और ये संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग है। ये ध्यान रखिएगा। ये तो एक अलग जानकारी होगी, लेकिन यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो मिलते जुलते फैक्ट में ये बात आपको ध्यान रखना है। जो संयुक्त राष्ट्र के 5 प्रमुख अंग हैं वो हम आपको बतला चुके हैं कई बार। उनमें 5 प्रमुख अंगों में जो सबसे बड़ा अंग है वो है संयुक्त राष्ट्र महासभा। रिसेंटली इसका 78वां सत्र का जो आयोजन है ये 19 से लेकर के 26 सितंबर 2023 तक कहाँ पर आयोजित हुआ? तो न्यूयॉर्क में जो संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है ये यहाँ पर आयोजित हुआ है। और इस 78वें सत्र की बात करें तो यहाँ पर इस 78वें सत्र के जो अध्यक्ष चुनेंगे ये त्रिनिदाद और टोबैगो अर्थात टीटी के जो खासकर के निवासी हैं डेनिस फ्रांसिस, इन्हें ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। ये यहाँ पर ध्यान रखें। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र के जो वर्तमान में महासचिव है वो कौन है? तो वो है एंटोनियो गुटेरस। और कहाँ के रहने वाले हैं? तो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। तो ये सारी बातें संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूनाइटेड नेशंस से संबंधित ध्यान रखिए। संयुक्त राष्ट्र के लोगों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। 10वां प्रश्न है कि किर्गिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के पहलवानों ने कुल कितने पदक हासिल किए हैं? तो भारतीय पहलवानों ने कुल मिलाकर 9 पदक यहाँ पर हासिल किया है। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए पहला पॉइंट है 11 से लेकर 19 अप्रैल 2024 तक किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित हुई एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कुल 9 पदक अपने नाम किया है। इन 9 पदकों में 4 जो है ये सिल्वर मेडल है और 5 है ब्रॉन्ज मेडल, यानी कि कोई भी यहाँ पर गोल्ड मेडल भारत को हाथ नहीं आया। इस प्रतियोगिता में भारतीय पहलवानों की बात करें तो भारत के 30 पहलवान इसमें भाग लिए थे। और ये प्रतियोगिता जो आयोजित हुई थी ये बिश्केक में आयोजित हुई 11 से 19 अप्रैल तक। और ये इस प्रतियोगिता का था जो आयोजन था ये 20वां संस्करण था। ये भी आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। अच्छा, आगे हम बात करें खास करके विजेता सूची की भारत के संदर्भ में, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में अराइज होने की प्रबल संभावना है। एक एक करके सभी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 9 पदक जो भारत को मिला है उन सभी की जानकारी यहाँ पर हमने दर्शा दिया है। ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम इसे स्किप करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न पे। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है? देखिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के तहत कई कैटेगरी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है हमने क्या लिखा है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। तो इसको लेकर जो घोषणा हुई ये दिया जाएगा अमिताभ बच्चन को। हालांकि ये पुरस्कार में कई कैटेगरी है, लेकिन यहाँ पर जिसकी हम बात कर रहे हैं इसका करेक्ट आंसर है अमिताभ बच्चन।
देखिए यहाँ पर आपको बता दूं कि नवीनतम घोषणा के अनुसार वर्ष 2024 के लिए लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया जाएगा। यह इस पुरस्कार का तीसरा संस्करण है और ये जो पुरस्कार समारोह है 24 अप्रैल को आयोजित होगा और इन्हें सम्मानित किया जाएगा अमिताभ बच्चन को। यहाँ पर इस पुरस्कार की स्थापना को लेकर हमने जानकारी दिया है कि दिवंगत भारतीय गायिका लता मंगेशकर के नाम पर या फिर इनके सम्मान में 24 अप्रैल 2022 को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड की शुरुआत की गई थी इन्हीं के सम्मान में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया था कब? तो 2022 में जब इसकी शुरुआत हुई थी। 2022 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले साल 2023 में यह अवार्ड गायिका आशा भोसले को दिया गया था, जो दोनों को आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कंपनी और भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी क्लीन मैक्स ने भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौता किया है? तो करेक्ट जो आंसर है ये है एप्पल। विकल्प नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एप्पल और भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स के बीच ये समझौता हुआ है भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आज के इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भारतीय प्रबंध संस्थान बोधगया के छठे वार्षिक दीक्षांत समारोह में भाग लिए। बताएं कि बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? आपको कल वाले वीडियो में हमने जानकारी विस्तृत पूर्वक दिया था, आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और जो जानकारी हम आपको इस कोर्स को लेकर दे रहे थे, आप लोग इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। महज 399 रुपये में 12 माह की अवधि के लिए हम यहाँ पर तमाम मटेरियल आपको दे रहे हैं। निश्चित तौर पर घर बैठे आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। एक यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे, टेलीग्राम पर भी आप चाहें तो करंट अफेयर्स का डेली जो PDF है सुबह 6 बजे प्राप्त कर सकते हैं। महज 299 रुपये में लाइफ टाइम एक्सेस आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और निश्चित तौर पर ये आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। आप यहाँ पर इस QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करने के बाद पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट होगा इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप में भेजेंगे। विद इन 30 मिनट ये आपको पेड ग्रुप का लिंक यहीं पर मिल जाएगा व्हाट्सएप पे ही, उसके बाद आपसे ज्वाइन कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।